So our next topic is the structure of prokaryotic cell. देखिए बेटा, अगर हम prokaryotic cell को ड्रॉ करें तो हमारे पास सबसे पहले एक आउटर कवरिंग इसमें बनेगी जिसको आप बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल की फॉर्मेशन हो, लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल्स, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स स्पेशली पॉजिटिव सेल्स जिनको आप ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, वो कैप्सूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो कैप्सूल जो है ये क्या होता है, ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है जो कि स्लाइमी नेचर का होता है। ठीक है, स्लाइमी मीन स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के काबिल बनाता है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, समटाइम जैसे आप टीबी का बैक्टीरिया देखते हैं कि वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो है वो यूजुअली असर नहीं करती हैं, दे गेट रेजिस्टेंट। ठीक है, सो क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि उनके यूजुअली कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह निमोनिया की बैक्टीरिया की एक टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्राइप, जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है और वो भी रेजिस्टेंट होता है क्योंकि उसमें कैप्सूल की वजह से उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, या डिक्रीज हो जाता है। सो आउटर मोस्ट आपके पास आ गया ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल जिसको या लेयर जिसको आपने नाम दिया कैप्सूल का, और सम टाइम इसी कैप्सूल को आप ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की कंजुगेशन को कहा जाता है, जो कि लूजली अटैच है इसके साथ तो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगा, और अगर टाइटली अटैच है तो आप इसको कैप्सूल का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब कैप्सूल के अंदर हमारे पास आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है कि सेकंड आपके पास इसकी लेयर आ जाएगी, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल बेटा आपने अभी भी डिस्कस किया था डिफरेंस में, इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन, और म्यूरिन जो है दिस इज ग्लाइको या आप पेप्टिडोग्लाइकन इसको लिखते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ये प्रोटीन और शुगर का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है म्यूरिन की जो सेल वॉल होती है, और इसी की बेस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, यानी सेल वॉल की बेस पे आपके पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मैं ऑलरेडी स्टेनिंग के टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यों बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। अच्छा, सो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि मोर कंसंट्रेशन है म्यूरिन की, और इसमें म्यूरिन की लेस कंसंट्रेशन होती है। ठीक, फिर उसके बाद जो थर्ड आपके पास वॉल आएगी इसके अंदर, वो आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन होती है, लेकिन एनिमल्स की या प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन की तरह उसमें कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, सो स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल्स आर एब्सेंट। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वो टेम्परेचर को या जो आपके साथ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेम्ब्रेन को रिजिड या फ्लेक्सिबल बनाती है, तो यहाँ पे उसमें स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, उसकी जगह इसमें रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कैप्सूल या समटाइम एंडोस्पोर्स। ठीक है, बाकी इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है, किससे बनी हुई है? उसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से। और वही रोल्स उसी तरह परफॉर्म होंगे एक्सेप्ट इसके कि इसके लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, फॉस्फोलिपिड्स उसी तरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास इंटरनल थर्ड मेम्ब्रेन आ गई जिसको आपने क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल आपके पास कंपोनेंट फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसको आप नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। सो फोर्थ आपके पास कंपोनेंट आ गया इसका साइटोप्लाज्म। फोर है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म उसी तरह फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट, और वही साइटोसोल, इंक्लूजन्स,
सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, जैसे आपके पास यूकेरियोट्स का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर के कुछ रीजन्स होते हैं, उनमें से एक रीजन को आप कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो रीजन है बेटा जहां पे इसका क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेगा। सो अगर ये क्रोमोसोम है यहाँ प्रेजेंट है तो आप इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट आपके पास इसका आ गया न्यूक्लियोइड, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड रीजन है। और न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है साइटोप्लाज्म का रीजन वेयर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक, यानी इसका जीनोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जीनोम। सो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर जीनोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, सो इसलिए यहाँ पे आप इस रीजन में जहाँ पे इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे जीनोम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आपके पास आ जाते हैं क्रोमोसोम और दूसरा आपके पास आ जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली उसकी रेप्लिकेशन को, यानी बाइमेफिशन वगैरह जो होता है। ठीक है, जबकि प्लाज्मिड के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, कंटेन जीन्स, और ये जीन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फर्टिलिटी, यानी ये बैक्टीरिया डिवाइड कर सकता है नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द जीन ऑन प्लाज्मिड। इसके अलावा रेजिस्टेंस, समटाइम आप देखते हैं कि एक एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करती तो उसके अंदर उस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन होता है, इसलिए उस पर असर नहीं करती है। फिर आपके पास विरुलेंसी, यानी अगर आप ये कहें कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो टीबी कॉज करता है, तो वो क्यों कॉज करता है, क्योंकि उसके प्लाज्मिड में टीबी कॉज करने का विरुलेंट जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ कॉल जीन होते हैं जो कि कॉलिसीन क्रिएट करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट जो जीन्स हैं वो डिग्रेडेशन के लिए, और डिग्रेडेशन किसकी, दूसरे बैक्टीरिया की। तो इस तरह अगर एक बैक्टीरिया ऑलरेडी एक जगह पे प्रेजेंट है तो दूसरी टाइप का बैक्टीरिया वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया न्यूक्लियोइड जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि इसका क्रोमोसोम जो होता है दिस इज सर्कुलर, हैप्लॉइड एंड वन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जबकि प्लाज्मिड्स जो हैं ये भी सर्कुलर है बट इट्स नंबर कैन बी इंक्रीज। अच्छा, ये 15 तक इवन 30 तक भी हो सकते हैं। सो 1 to 15 या 1 to 13 जो है वो एक सेल के अंदर नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, सो आपके पास इसी का पार्ट बी आ गया, ये सर्कुलर डीएनए जिसको आपने क्या नाम दिया, प्लाज्मिड का। और प्लाज्मिड क्यों होता है, ताकि वो इसको प्रोटेक्शन दे और इसकी रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी को इंक्रीज करे। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर स्कैटर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके राइबोसोम्स जो हैं वो कौन से वाले राइबोसोम्स होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट इसमें आ जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री जिनको कहा जाता है, और क्या साइज है इनमें, 70s, स्मॉलर यूनिट 30s का, लार्जर यूनिट 50s का। तो ये मिलके आपके पास बनाते हैं राइबोसोम का साइज जो कि 70s होता है, और फंक्शन इसका वही ट्रांसलेशन है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक, देन 8 आपके पास आता है बेटा, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं दे आर नॉट बाउंडेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा था कि वो स्कैटर्ड होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एलोसाइनिन, फाइकोसाइनिन या फाइकोएरिथ्रिन,
ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनके अंदर क्लोरोफिल की फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे सेल के अंदर तो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन और डिवीजन का जो फंक्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से होता है, और इस इन्वेजिनेशन को हम कहेंगे मीजोसोम, ठीक है। सो मीजोसोम्स क्या है? दिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इस ये क्यों होती है? इसमें रेस्पिरेशन के एंजाइम होते हैं, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना कि इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरी आउट करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो रेस्पिरेशन के एंजाइम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये हेल्प करती है डिवीजन में कि जब आपका सेल डिवाइड होगा तो यहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी मीजोसोम ग्रो करता है, दो सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। इसके अलावा इसके साथ प्रेजेंट होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर्स जिनको आप बोलते हैं बेटा फिम्ब्रियाई या पिलाई। सो 10 नंबर आपके पास आ गया पिलाई, और इन्हीं पिलाई को नाम देते हैं फिम्ब्रियाई, ठीक है। ये पिलाई या फिम्ब्रियाई क्यों होते हैं? फॉर अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरिया, या इनका रोल होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो आपने पीछे डिस्कस किया था ना, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इनका जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं। ट्रांसपोजॉन्स ये होते हैं आपके पास जंपिंग जीन्स, इन्हीं की वजह से बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, ठीक है। सो जंपिंग जीन्स, यानी इनको जंपिंग जीन्स क्यों कहते हैं कि इसके अंदर डीएनए एक जगह पे नहीं होता है, इसमें फ्रेगमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे निकल के मूव करते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट जो आपके पास इसका पार्ट आ जाएगा वो आता है जी फ्लैजेला। सो 11 एंड दिस इज द 12। फ्लैजेला का रोल आपको पता है कि ये मूवमेंट करता है, ये फ्लैजेला एक भी हो सकता है और मैनी ऑल ओवर द सरफेस भी हो सकती हैं। फिर इनका रेप्लिकेशन मेथड है तो वो एसेक्सुअल होगा, तो बाइनरी फिशन से, और कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन जो है वो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, ठीक है। सो कंजुगेशन हम जो इसकी रिप्रोडक्शन है, सो रिप्रोडक्शन ये कौन कौन से मेथड से करेगा? पहला एसेक्सुअल, और फिर सेक्सुअल मेथड इसका होगा, ये आपके पास आ गया बाइनरी फिशन, और यहाँ पे आपके पास आते हैं कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। साइज इनका स्मॉलर होता है, साइज कितना होता है? सो साइज कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, कुछ में लिखा हुआ है 5 माइक्रोमीटर, और कुछ में इवन 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो साइज है वो आप 5 माइक्रोमीटर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं प्रेजेंट हैं, जैसे ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडीज है, ना ही न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना कोई सब सेलुलर बॉडीज हैं जैसे पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, और ना ही इसके अंदर जो है वो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, प्रोकैरियोट्स का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, आप इन सारे पार्ट्स को मजीद डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। हैव अ नाइस डे।